एक बार व्याख्या और अन्य कारण जो हम पिछली बार हमने देखे थे उनका संक्षेप में एक बार पुनः उच्चार करता हूं। स्वतंत्र दोष प्रकोप उनको कहते हैं जो अपने समान गुणाभ्यास से लगातार सेवन करने से कुपित होते हैं, उनको स्वतंत्र कहते हैं। और जहां पर दोष प्रकोप तो है लेकिन समान गुणाभ्यास नहीं है, उस प्रकोप को परतंत्र दोष प्रकोप कहते हैं। इसमें जो स्वतंत्र दोष प्रकोप है वो अपने हेतुओं की विपरीत चिकित्सा करने से शांत होता है। और जब दोष प्रकोप परतंत्र होता है तो दोषों के गुण विपरीत चिकित्सा का परिणाम अपेक्षित नहीं होता है। वहां पर हेतुओं के विपरीत परतंत्र दोष प्रकोप करने वाला जो हेतु है उसके विपरीत चिकित्सा करने से शांत होता है। इसलिए व्याख्या ऐसी की है, यथा स्वजन्मोपशयः स्वतंत्र। ग्रंथकारों ने जैसा उनका प्रकोप का कारण बताया है, समान गुणाभ्यास से दोष प्रकोप होता है तो उसके विपरीत से शांत होते हैं, ये स्वतंत्र है। और परतंत्र इसके विपरीत है। यहां विपरीत तंत्र युक्ति का प्रयोग किया है। विपरीत है यानी अपने गुणों से अपने समान हेतुओं का अभ्यास नहीं है और दोष प्रकोप तो है, और वो चिकित्सा में भी दोषों के विपरीत गुणों से शांत नहीं होता है, वो हेतुओं के गुणों के विपरीत चिकित्सा करने से शांत होता है। यानी दोष प्रकोप करने वाला जो कोई अन्य होगा उसकी चिकित्सा करने से वो शांत होता है। अब ये दोष प्रकोप जो हमने देखा स्वतंत्र के हेतु ग्रंथकारों ने दिए हैं, समान गुणाभ्यास रुक्ष परुष विशद वायु के, श्लेष्मा के, उसी प्रकार पित्त के भी। लेकिन परतंत्र दोष प्रकोप के हेतु इसकी कोई सूची ग्रंथकार देते नहीं है। उस सूची को आपको ग्रंथ के आधार से संदर्भ के साथ ऊहन करके आपको निकालनी है। और वही प्रयोग हमने पिछली बार किया था। पहली बार हमने कहा था कि दोषों का परतंत्र प्रकोप का एक कारण है अति भोजन है, दूसरा कारण है मूर्त द्रव्यों से तृप्ति करके फिर अधिक मात्रा में द्रवपान करना, इससे भी तीनों दोषों का एक साथ प्रकोप होता है। तीसरा कारण बताया था कि अजीर्ण भोजन करते हो, यानी सुबह का भोजन किया हुआ है और शाम में वो भोजन पूर्ण परिणत नहीं हुआ है फिर भी आप भोजन कर रहे हैं, अथवा रात्रि का भोजन आपने किया है और सुबह वो पूर्ण परिणमन नहीं हुआ है और आपने सुबह उठ के कुछ खाना प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार के अजीर्ण भोजन, इसको अजीर्ण भोजन कहते हैं। यहां अजीर्ण भोजन से भोजन का अजीर्ण नाम का रोग नहीं हुआ है, यहां आहार का परिणमन चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। इस अवस्था को अजीर्ण भोजन कहते हैं। इस अवस्था में भोजन करते हो तो अजीर्ण भोजन है। तो इस प्रकार कुछ उदाहरण हमने देखे थे कि ग्रंथ में इन कारणों से तीनों दोषों का प्रकोप बताया गया है, जबकि ये कारण दोषों के समान गुणों के नहीं है, फिर भी इनसे प्रकोप है। इसको ऊहन तंत्रयुक्ति कहते हैं। ऊहन के द्वारा शास्त्र के आधार से इन दोषों को निकालना। उसी प्रकार हमने एक और हेतु देखा था कि यदि किसी कारणवश बार बार अग्नि यदि मंद होता है, उसको ग्रंथकारों ने दुष्ट कहा है, शब्द दुष्ट है। तो ऐसे अग्नि के द्वारा आहार, सम्यक आहार, हितकर आहार, उत्तम मात्रा में लिया हुआ आहार, योग्य मात्रा में लिया हुआ आहार भी परिणत नहीं होता है। और ऐसे यदि बार बार हुआ करता है तो आम विषय का निर्माण होता है, और ये आम विषय जिससे संलग्न होगा वो दोष कुपित होता है। पित्त से संलग्न हुआ तो पित्त प्रकोप होता है, श्लेष्मा से संलग्न हुआ तो श्लेष्मा प्रकोप होता है। इस प्रकार परतंत्र दोष प्रकोप प्रारंभ होता है। और एक कारण है, अब हमने जो अजीर्ण भोजन देखा उनमें ग्रंथकार
अजीर्ण भोजन ये दोष प्रकोप का हेतु ये तो बताते ही है। इसमें भी विशेष तौर पर एक उल्लेख करते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। गृहणी अध्याय में श्लोक नंबर 243 अध्याय 15, इसमें ये जो पूरा चैप्टर है, ये जो पूरा अधिकरण है, ये अजीर्ण भोजन की अवस्था का वर्णन चल रहा है। प्रारंभ होता है उस श्लोक का रात्रौत हृदय म्लाने, यहां से प्रारंभ होता है और उसके ऊपर एक पंक्ति है, उसमें कहते हैं प्रातराशे अजीर्णेतु सायं अश्यम न दुष्यति, यानी प्रातः काल का भोजन आपने किया है, योग्य मात्रा में किया है और विधियुक्त किया है और इसका परिणमन चल रहा है और सायंकाल में इसका परिणमन पूरा न होते हुए भी आपने भोजन कर लिया, तो सामान्य व्यक्ति में इस अजीर्ण भोजन से प्रायः दोष प्रकोप की संभावना न्यूनतम है। फिर से कहता हूं, प्रातः काल का भोजन करने के बाद वो सायंकाल तक जीर्ण होना चाहिए और सायंकाल में यदि वो पूरा जीर्ण नहीं हुआ है और आपको भोजन की कोई गड़बड़ है, जल्दी करना है और आप जल्दी भोजन कर लेते हैं, तो यह अजीर्ण भोजन तो होता है, लेकिन यह अजीर्ण भोजन उतना दोष प्रकोपक नहीं है जितना रात्रि के भोजन का अजीर्ण होते हुए आप प्रातः काल में कुछ खाते हो तब। वाक्य ऐसा है, प्रातराशे अजीर्णे, यानी सुबह के भोजन का अजीर्ण है और आपने सायंकालीन भोजन कर लिया है। प्रातराशे अजीर्णेपि सायं आस्यो न दुष्यति, वो सायंकाल का भोजन दुष्ट नहीं होता है और दोष प्रकोप भी नहीं करता है। किंतु सायमासे अजीर्णे तु प्रातर आस्यो ही दुष्यति, रात्रि के भोजन का यदि परिणमन पूरा नहीं हुआ है, पाक पूरा नहीं हुआ है और सुबह उठ के आप कुछ भी खा लेते हो, तो ये तीनों दोषों के प्रकोप का हेतु बनता है। प्रातराशे सायमासे अजीर्णेतु प्रातराशो ही दुष्यति करके उसको जोड़ दिया है, ही शब्द से उसको प्रभावी किया है उस वक्तव्य को। और इसी परिच्छेद में, श्लोक संग्रह में इसका कारण भी बताया है। ऐसा क्यों? तो वो कारण भी जानना बहुत आवश्यक है। ग्रंथकारों का कहना है कि हम दिन भर काम करते रहते हैं, घूमते हैं, शारीरिक क्रिया कुछ करते हैं, मानसिक चिंतन भी करते हैं। इन सब का परिणाम यह होता है कि शरीर में क्लेद संचय नहीं होता, स्रोतों में क्लेद संचय नहीं होता। अब जब शरीर में अजीर्ण भोजन हो और क्लेद न हो, ज्यादा क्लेद न हो और आपने सायंकाल भोजन कर लिया, तो आपत्ति नहीं आती। अब क्लेद क्यों नहीं होता है? आप व्यायाम कर रहे हो, विहार कर रहे हो, धूप में काम कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, इस कारण की वजह से उदक का क्षय होता है, क्लेद क्षय होता है। और ये क्लेद क्षय न होना, ये क्लेद क्षय होना, ये थोड़ा सा हितकर है। अब यहां पर अपरिवर्तित दोष है या अपरिवर्तित आहार है, क्लेद नहीं है और आपने फिर भोजन कर लिया है, ये उतना दुष्ट नहीं होता है जितना
सायंकालीन होता है। और अब इसके विपरीत दूसरी अवस्था, आपने रात्रि को भोजन किया है और रात में सो गए हैं, सूर्य का उष्मा नहीं है, आप कोई हिलचल नहीं कर रहे हो, चिंतन नहीं करने हैं, इस समय शरीर में क्लेद ज्यादा जमा होता है। अब ये जमा हुआ क्लेद और रात्रि का अजीर्ण भोजन और सुबह फिर आप भोजन करते हैं, तो ये क्लेद, अजीर्ण और भोजन, ये तीनों मिलकर दोषों को दुष्ट करते हैं। इसलिए रात्रौ तो हृदय म्लाने, रात्रि में हृदय म्लान होता है, श्रोत संकुचित होते हैं, कोष्ठ में क्लेद जमा होता है, धातु भी क्लेद से आवृत होते हैं। इस अवस्था में यदि आप क्लिन्नेषु अपक्वेषु अन्यत आशिक्तम दुष्यति, आपने क्लिन्न, शरीर में क्लेद है, अजीर्ण भोजन है, इसमें कुछ भी डालोगे तो वो तीनों दोषों का प्रकोप करेगा। ये विशेष तौर पे उन्होंने आपको कहा है, ये बताने की आवश्यकता, एक कारण ये है कि प्रायः इस प्रकार का अजीर्ण भोजन आजकल की लाइफस्टाइल में होता जा रहा है। रात्रि का भोजन देरी से होता है, रात्रि में सोते हैं, सुबह उठ के व्यायाम नहीं करते हैं और सुबह उठ के नाश्ता गिलास भर दूध अथवा कुछ खाकर ऑफिस में या तो कॉलेज में या तो स्कूल में जाते हैं। तो ये तीनों दोषों का प्रकोप करने वाला प्रमुख हेतु है, जिससे श्वास भी हो सकता है, जिससे काश भी हो सकता है, प्रतिष्ठा भी हो सकता है, विचर्चिका भी हो सकती है, सोरियासिस भी हो सकता है, अम्ल पित्त भी हो सकता है। ये विशेष हेतु है परतंत्र दोष प्रकोप का, जो आजकल चल रहा है, इसलिए उसका विशेष उल्लेख किया है मैंने। अब और इसमें और एक बात ध्यान में लेने की है, जैसे कि प्रारंभ में कहा कि दिन में प्रातः काल में किया हुआ भोजन यदि परिणमित नहीं हुआ, अजीर्ण उसका रहा और शाम में आपने भोजन कर लिया, तो उतना नुकसान नहीं होता जितना रात्रि के भोजन का और प्रातः काल के भोजन का होता है। अब इसमें एक तंत्र युक्ति और लगाना है। इस तंत्र युक्ति का नाम है विपरीत तंत्र युक्ति। यानी दिवा, दिन में सूरज का प्रकाश होता है, उसकी ऊष्मा होती है, आप काम करते हैं, विविध गतियां करते हैं और चिंतन भी करते हैं। और आज के लाइफस्टाइल में यदि आप सुबह उठ के बिना व्यायाम किए ऑफिस चले जाते हैं, एसी में बैठकर जाते हैं, ऑफिस में एसी में बैठते हैं, कोई शारीरिक श्रम नहीं है, रात में एसी में बैठकर घर पे आते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते हैं, शाम में खाना खा लेते हैं। ये अवस्था, पहले जो अवस्था बताई है कि सूर्य के ऊष्मा, व्यायाम, चिंतन, गति, इनसे क्लेद का क्षय होता है। अब क्लेद का क्षय इस अवस्था में नहीं होगा। जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करता, जो व्यक्ति एसी में घूम रहा है, जो व्यक्ति एसी में बैठ रहा है और जो व्यक्ति एसी में बैठकर घर आकर फिर घर में एसी में बैठता है, उसके शरीर में क्लेद जमा होता है। इस अवस्था में भी यदि सायंकाल में अजीर्ण भोजन करते हैं तो वो भी व्याधिकर होगा, वो भी तीनों दोषों का प्रकोप करेगा। ये बात विपर्य तंत्र युक्ति से समझना आवश्यक है। ग्रंथकारों की अपेक्षा है कि दिन में आप विविध गतियां करते हैं, सूर्य का ऊष्मा लेते हैं, व्यायाम करते हैं, और ये यदि आप कुछ नहीं करते हो और प्रातः काल के भोजन के बाद सायंकाल में भोजन अजीर्ण अवस्था में करते हो, तो तीनों दोषों का प्रकोप होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये
विशेष तौर पे आज के लाइफस्टाइल का देन है। इसलिए दोष प्रकोप देखते समय आपको इन बातों को भी देखना आवश्यक है। ये परतंत्र दोष प्रकोप करता है और ये व्याधिकर है। अब इसके बाद अन्य एक पद्धति है जिससे दोष प्रकोप होता है, बहुत सामान्य है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने गुल्म अध्याय में एक श्लोक आता है, वो कहते हैं शम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्निसंश्रितौ। दोषों का प्रकोप और शम ये अग्नि पर निर्भर है। जब अग्नि मंद होता है तो तीनों दोषों का प्रकोप हो सकता है और यह प्रकोप परतंत्र है। ये बताने की आवश्यकता इसलिए है कि हम कई बार जब रुग्ण को देखते हैं और उनके हेतु निकालने का प्रयास करते हैं तो अंतिम अवस्था ऐसी आती है कि कोई विशेष हेतु नहीं मिल रहा है, लेकिन दोष प्रकोप तो है, व्याधि तो है, पीड़ा तो है। ऐसे स्थान पर अग्नि का विचार करना अनिवार्य है। हो सकता है अग्नि मंद हो, इसलिए दोष प्रकोप हो रहा है। इस प्रकार दोष प्रकोप के आम प्रदोष जो दोष प्रकोप होने वाले ये आपको कुछ उदाहरण बताए हैं जिनका विचार दोष प्रकोप में आपको करना अनिवार्य है। ये जो पद्धतियां बताई मैंने, जो उदाहरण बताए हैं, ये प्रायः आम प्रदोषज दोष प्रकोप के हैं। इनमें इनके चिकित्सा में आप पाचन दीपन लंघन तो करोगे ही, लेकिन जब तक आप इन हेतुओं को बंद नहीं करोगे तब तक व्याधि ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोषों की संतान परंपरा चल रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप तो वो समझ में आएगा। एक इंजीनियर है, बीआरसी में काम करता है, उसको आमवात है और आमवात की चिकित्सा लगभग 9 साल चल रही है। शिवनाथ गुग्गुलु, बृहत्वाद चिंतामणि और राष्ट्राधिकवाद, और रोगी कहता है इस दवा से मैं अच्छा हूं और काम कर सक रहा हूं, अन्यथा मैं काम भी कर नहीं सकता था। अब आमवात के लिए इस प्रकार 7, 8, 9 साल चिकित्सा लेते रहना, इसका कारण यह है कि यदि ये दवाइयां बंद करता है तो पुनः जोड़ों में वेदना, स्तंभ, शूल प्रारंभ होता है। कारण यह है कि वो अजीर्ण भोजन करता है। सुबह उठ के 1 गिलास दूध, उसमें 2 अंडे डालकर बिना व्यायाम किए ऑफिस में चले जाता है। जब तक ये हेतु बंद नहीं करोगे तब तक ये आमवात ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए खास तौर पर इस विषय पर मैं जोर दे रहा हूं। तो इस प्रकार इन हेतुओं का विचार आपको करना है। हो सकता है कोई पेशेंट इस प्रकार के हेतु कर रहा हो। आजकल के आने वाले अम्ल पित्त के, माइग्रेन के लगभग 90% रोगी इस प्रकार का हेतु करने वाले मिलते हैं। जैसे आप ये हेतु बंद करोगे, रोगी ठीक हो जाता है, उन्हीं दवाओं से ठीक होता है जो पहले ले रहा था। इसलिए इन हेतुओं का विचार और उनका त्याग अनिवार्य है। इन सब हेतुओं का त्याग जब तक नहीं करोगे तब तक रोगी कितनी भी दवाइयां लो ठीक नहीं होगा। जब तक औषधि खा रहा है तब तक ठीक रहेगा। जिस दिन औषध बंद कर देगा उस दिन पुनः वही प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसलिए इन हेतुओं का विचार अनिवार्य है। अब इसके बाद दूसरा विषय, इसी में दूसरा विषय परतंत्र दोष प्रकोप। अब ये तीनों दोषों का हमने प्रकोप, अमप्रदोष से प्रकोप तो देख लिया। अब अन्य पद्धति से कैसे होता है वो हम देखेंगे। अब देखिए, आपको चरक का पांडु अध्याय अथवा अष्टांगोदय का पांडु अध्याय, इनमें कामला की संप्राप्ति है। कामला की संप्राप्ति में लिखते हैं,
16वां अध्याय चिकित्सा स्थान, श्लोक नंबर 125, 125, 126, ये सभी देखना है आपको। इस पे लिखते हैं श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम तम, यहां पित्त का मार्ग श्लेष्मा से अवरुद्ध है, और श्लेष्मा से मार्ग अवरुद्ध होने के कारण कफ समूर्छितो वायु पित्तम क्षिपेत। कफ समूर्छित वायु यहां पर श्रोतोरोध कफ के द्वारा है, और ये अवरोध के कारण कोष्ठ में आने वाला पित्त, जिससे पुरुष को पीतता आती है, वो पूरे शरीर में उल्टी दिशा में फैल रहा है। यहां पित्त प्रकोप पूरे शरीर में आपको दिखता है, अपवाद केवल मल प्रवृत्ति का है, मल श्वेत है। हेतु पित्त के नहीं है, हेतु श्लेष्मा के और वायु के हैं। और श्लेष्मा वृद्धि से पित्त व स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होता है, वो सूक्ष्म स्रोतस हो स्थूल हो, अवरोध होता है, और परिणामतः पित्त पूरे शरीर में फैलता है। आंखें पीली होती है, त्वचा पीली होती है, नख पीत होता है, मूत्र पीत होता है, लेकिन मल श्वेत होता है। ग्रंथकार वर्णन करते हैं हारिद्र नेत्र मूत्रत्वक, हारिद्र नेत्र मूत्रत्वक, ये तो पीले हैं, लेकिन श्वेत वर्चा, मल श्वेत है। यहां पर शंका आती है, यदि पित्त वृद्ध है, हेतु हुए है, तो मल श्वेत क्यों? कारण है यहां संप्राप्ति पित्त प्रकोप, श्लेष्मा से अवरोध के कारण पित्त प्रकोप हुआ है। यहां चिकित्सा आपको पित्त की नहीं करनी है। पित्त वृद्ध है, आंखें पीली है, त्वचा पीली है, मूत्र भी पीला है, लेकिन ये पित्त बड़ा है, कारण पित्त वह स्रोतस में श्लेष्मा ने अवरोध किया है। उस अवरोध को जब तक नहीं निकालोगे, तब तक ये श्रोतोरोध दूर नहीं होगा और कामला ठीक भी नहीं होगा। यहां हम गलती कर सकते हैं, पीलापन देखकर केवल पित्त शमक चिकित्सा, इक्षु का रस, ऐसी दूध का विरेचन, इस प्रकार चिकित्सा करते रहेंगे तो ये व्याधि बढ़ते जाएगा। यहां पर पित्त प्रकोप कफज है, कफज श्रोतोरोध से पित्त प्रकोप हुआ है। ये पित्त प्रकोप परतंत्र है, और यहां पर चिकित्सा आपको पित्त के विपरीत नहीं करनी है, श्लेष्मा के विपरीत करनी है। इसलिए चिकित्सा का वर्णन है कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, क्षार, अम्ल, भृशाम्ल, इनसे चिकित्सा करनी है। ये पित्त प्रकोप परतंत्र है। इस प्रकार पित्त प्रकोप भी परतंत्र हो सकता है। चिकित्सा आपको पित्त की नहीं, पित्त को प्रकोपित करने वाले श्लेष्मा की, अश्मरी की, ग्रंथि की, अथवा अन्य कोई कारण हो, उसकी करनी पड़ती है। ये पित्त प्रकोप परतंत्र है। इसी प्रकार श्लेष्मा भी परतंत्र कुपित हो सकता है। देखिए त्रिमर्मीय चिकित्सितम अध्याय का श्लोक नंबर 8, छब्बीसवां अध्याय, श्लोक क्रमांक 5 देखिए और 8 देखिए, दोनों देखना है। अब इसमें यह अध्याय है त्रिमर्मीय चिकित्सितम, इसका नाम है। इस अध्याय में तीनों मर्मों के व्याधि क्यों होते हैं और उनकी रक्षा किस प्रकार की जा सकती है, उसका वर्णन कर रहे हैं। सभी मर्मों की है, विशेष तौर पे 3 मर्मों की है।
प्रारंभ कैसा करते हैं देखो, श्लोक क्रमांक 5 की पहली 2 पंक्तियां ये वायु के स्वतंत्र दोष प्रकोप करने वाले हेतुओं की है। कषाय, तिक्त, उष्ण, रुक्ष, भोज्यैहि। यहां वायु अपने गुणों से कुपित होता है और इस प्रकार पूरे शरीर में ये रुक्षादि गुणों का प्रभाव होते रहता है। अब ये प्रभाव जब रस वह में, रक्त वह में, मूत्र वह में, उदक वह में, स्वेद वह में रुक्षादि गुणों का निर्माण होता है तो वहां पर वात व्याधि की संप्राप्ति होती है। यानी देहे श्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वा अनिलो बलि। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28, चिकित्सा वात व्याधि की संप्राप्ति। तो वहां पर देहे श्रोतांसि रिक्तानि, यहां रिक्त शब्द का अभिप्राय है कि शरीर रुक्षादि गुणों से संपन्न हुआ है, स्नेहादि गुण कम हो गए हैं। और इस प्रकार जब शरीर रुक्षादि गुणों से युक्त होता है तब शरीर में संचार करने वाले, शरीर में सर्वतो घूमने वाले श्लेष्मा, पित्त अथवा अन्य धातु, रस, रक्त, इनमें से कोई भी इनके अणु जब उदक वह में अथवा रस वह में अथवा क्लेद वह में अथवा मूत्र वह में कहीं अवरोध कर देते हैं, एक एक अणु वहां पर रुक जाता है। इसी का नाम ग्रंथकारों ने दिया है पूरयित्वा अनिलो बलि। अब यहां पर जिनका पूरण हो रहा है, जिनके अणु बैठ रहे हैं जाकर, श्लेष्मा का अणु, एक अणु बैठ गया, दूसरा बैठ गया, तीसरा बैठ गया, 10 बैठ गए, 25 बैठ गए, 50 बैठ गए, 100 बैठ गए, अब यह रास्ता बंद हो जाता है, उदक वह का रास्ता बंद हो गया है। अब ये उदक वह का रास्ता बंद होने से, प्रवाह बंद होने से ये उदक विरुद्ध गति में प्रवास करता है। इसका नाम ग्रंथकारों ने विश्वक व्रजन ऐसा कहा है। देखिए, श्वास चिकित्सा अध्याय 17 सूत्र क्रमांक 222 और 21 तो वहां पर प्राण उदक अन्नवह में कहीं श्रोतोरोध हो गया तो श्वास की संप्राप्ति होती है, और जहां पर ये अवरोध होता है वहां से फिर उदीर्यते भृशतरम ऐसा एक श्लोक है, वो है 222वां श्लोक है। 2 उदीर्यते भृशतरम मार्गरोधात वह जलम, बहने वाला पानी मार्गावरोध के कारण उल्टी दिशा में पूरे शरीर में फैलता है। अब यहां पर यह संप्राप्ति वात व्याधि में, वात प्रधान शरीर में, जिसमें वात प्रकोप हुआ ऐसे शरीर में यह संप्राप्ति होती है। यानी उदक वह में अथवा मूत्र वह में अथवा स्वेद वह में अथवा रस वह में रुक्षादि गुणों की वृद्धि हुई है। परिणाम यह हुआ है कि दोषों के अणु अथवा धातुओं के एक एक अणु वहां पर रुकते जा रहे हैं, और रुकते रुकते उनका उपचय इतना बढ़ गया कि श्रोतोरोध हो गया, मार्ग बंद हो गया। अब ये पानी उल्टी दिशा में फैलता है और जहां जहां जाएगा वहां व्याधि करेगा। अब ये व्याधि उदक वह के कारण, उदक में अवरोध होने के कारण, ये उदक प्रधान दोष शरीर में जहां जहां आश्रय करेंगे वहां शोथ आएगा। ये प्राण में आएगा तो श्वास करेगा, ये प्लूरा में गया तो प्लूरेसी करेगा, ये उदर में गया तो उदर करेगा, कुक्षी में गया तो शोध करके उदर करेगा। अब यहां पर ये संप्राप्ति
पूरी संप्राप्ति दिख रही आपको उदक प्रदान श्लेष्मा की, यानी द्रव गुण से श्लेष्मा जगह जगह व्याधि कर रहा है, प्राणव में श्वास कर रहा है, कुक्षी में उदर कर रहा है, अन्यत्र कहीं शोथ कर रहा है। अब यहां पर शोथ दिखने में तो वह श्लेष्मा का दिखता है, पीटिंग एडिमा है, श्लेष्मा बढ़ रहा है, गुरगुरक हो रहा है, चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, श्लेष्मा ज्यादा बाहर निकल रहा है। लेकिन ये श्लेष्म प्रकोप रूक्ष, तिक्त, कटु, कषाय, अतिव्यायाम, अध्वगमन, जागरण से हुआ है। यहां चिकित्सा श्लेष्मा की यदि करनी है तो उस श्लेष्मा के साथ वायु की भी करनी है। जब तक ये श्रोतोरोध नहीं हटेगा तब तक श्वास कम नहीं होगा। ये श्वास दिखने में कफज दिखता है, लेकिन इसके हेतु रूक्ष, तिक्त, कटु, कषाय, अध्वगमन, जागरण ये हैं। इस प्रकार श्लेष्मा अथवा पित्त अथवा रस धातु ये अकुपित होते हुए भी ये स्वयं कुपित नहीं है, वृद्ध नहीं है, लेकिन इनका पारतंत्र के कारण, क्योंकि इनको ले जाने वाला वायु है, रजोगुणात्मक वायु है जो अणुओं को प्रवास करवाता है, और ये अणु जहां रुक जाते हैं वहां से प्रारंभ व्याधि का प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार श्वास में, वातज का श्वास में यानी उदावर्तजन्य श्वास में संप्राप्ति जब घटती है तो हेतु रूक्ष प्रदान, लंघन प्रदान होते हैं, लेकिन व्याधि श्वास होता है जिसमें श्लेष्मा के लक्षण भी आपको मिल सकते हैं। ये श्लेष्मा प्रकोप परतंत्र है। यहां पर आपको चिकित्सा श्लेष्मा की भी करनी है, और क्योंकि वो बलवान है, बलवान स्थान में है, और वायु की भी करनी है। जब तक आप रुक्षादि हेतु बंद नहीं करोगे तब तक ये संप्राप्ति भंग नहीं होगी और व्याधि भी ठीक नहीं होगा। ये दोष प्रकोप परतंत्र है। इस प्रकार श्लेष्मा भी परतंत्र कुपित हो सकता है, पित्त भी परतंत्र हो सकता है, और वायु भी हो सकता है। वायु जब परतंत्र रूप से प्रकोपित होता है तो आपको यही दिखेगा कि हेतु वायु के नहीं है, लेकिन पेशेंट अर्जित से त्रस्त है, अर्जित हो चुका है, एक हाथ, एक पैर और मुख टेढ़ा हुआ है, वायु के कोई हेतु नहीं है, सभी संदर्पण जन्य हेतु है। यहां वात प्रकोप आवरण जन्य है, परतंत्र है। चिकित्सा श्लेष्मा की, मेद की करनी है, आम की करनी है। अब यह आवरण आम का भी हो सकता है, श्लेष्मा का हो सकता है, रक्त का हो सकता है, मेद का हो सकता है, अन्य किसी धातु का हो सकता है। ये वात प्रकोप परतंत्र है। इस प्रकार वात प्रकोप परतंत्र रूप से हो सकता है, पित्त प्रकोप परतंत्र रूप से हो सकता है, कफ प्रकोप भी परतंत्र रूप से हो सकता है। आपको चिकित्सा उन दोषों के कारणों की करनी है। जब तक इस बात को आप ध्यान में रखोगे तब तक चिकित्सा यदृच्छया होगी, यानी पेशेंट कुछ समय तक ठीक होगा, फिर है वैसा ही रहेगा, कभी ठीक होगा कभी नहीं होगा। निश्चित रूप से आप नहीं कर पाओगे। लक्षणिक ठीक होगा, जैसे आप कुछ दोगे, शोध कम करने वाला दोगे, ठीक होगा, लेकिन संप्राप्ति चलती रहेगी क्योंकि आपको हेतु का ज्ञान ही नहीं हुआ है। इस प्रकार तीनों दोषों का परतंत्र प्रकोप भी हो सकता है। अब परतंत्र के अन्य उदाहरण बताता हूं। प्रमेह में विद्रदी होती है और प्रायः डायबिटिक वुंड होती है, एब्सेस होता है। इसका कारण बताते हैं ग्रंथकार, शैथिल्यात, शिराणाम शैथिल्यात, शिराओं के शैथिल्य के कारण दोषाः न ऊर्ध्वम उत्तिष्ठन्ति, दोष संचार उनका कम हो जाता है। दोषों की गति परिवृत्ति चक्रवत है, एक जगह रुकते नहीं, वो घूमते रहते हैं।
और प्रमेह में शिरा शैथिल्य के कारण दोष अधो मार्ग में आश्रय करके व्याधि करते हैं। यहां पर दोष कुपित हो अथवा न हो, दोनों पद्धति से हो सकता है। यहां पर शिरा शैथिल्य ये कारण है, इसलिए बार बार व्याधि होता है। आप श्लेष्मक्षय करोगे तो भी व्याधि होगा, क्योंकि शिरा शैथिल्य है। तो इस प्रकार विविध पद्धति से परतंत्र दोष प्रकोप होता है। एक उदाहरण और बताता हूं और फिर विषय परिवर्तित करता हूं। अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में एक विषय आया है। वो विषय इस प्रकार का है कि व्यानेन रसधातुर ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो यश्रम देहे विक्षिप्यते सदा। व्यान वायु के द्वारा रसधातु पूरे शरीर में विक्षेपित होता है। उसकी गति चक्रवृत्ति है और ये अखंड है। जब से प्रारंभ हुआ तब से इसमें कहीं कहीं और कहीं रुकावट नहीं है, नित्य गति है, सदा अजस्र अखंड है और पूरे शरीर में एक साथ हो रही है। ये विषय वर्णन करने के बाद ग्रंथकार एक श्लोक आगे लिखते हैं सबसे अंत में, और इस श्लोक में वो लिखते हैं कि ये घूमने वाला रसधातु जब कहीं न कहीं खवय गुण्य से रुकता है तो वहां पर व्याधि करता है। अब इसी बात को अगले श्लोक में लिखते हैं कि ये तो हमने वर्णन किया, ये रसधातु का किया। रसधातु शरीर में घूमता है और जहां रुकता है वहां व्याधि करता है, भले ही वो कुपित हो अथवा न हो। अब इसी बात को ग्रंथकार आगे के श्लोक में दोहराते हैं। वहां कहते हैं कि दोषाणाम अपिच एवं शात, दोष भी इसी प्रकार शरीर में घूमते रहते हैं और जहां पर खवय गुण्य मिलता है वहां पर रुककर व्याधि करते हैं, भले ही हो कुपित हो या न हो। यानी अकुपित दोष भी वायु के गति के कारण प्रवास करते हैं और जहां कहीं खवय गुण्य मिलता है वहां रुकते हैं तो व्याधि करते हैं। वो कुपित नहीं है, फिर भी व्याधि करते हैं। इस प्रकोप को परतंत्र प्रकोप कहते हैं। ये वृद्ध नहीं है, न पित्त वृद्ध है न श्लेष्मा वृद्ध है, लेकिन खवय वैगुण्य के कारण जहां रुकेंगे वहां व्याधि करेंगे। इस प्रकार के अस्वातंत्र्यात् मिला। श्लोक देखिए बता रहे हैं, उसमें टीका में लिखा है कि ये अकुपित दोष भी अस्वातंत्र्यात् स्वभावस्थानाम अपि अस्वातंत्र्यात् व्याधिजनकत्वम आह। तो दोष प्रकोप अपने गुणों से नहीं है, लेकिन दोषों का रुकना यही प्रकोप है और ये परतंत्र प्रकोप है। इस प्रकार अन्य भी कारण है, विस्तारवश अब यहां उसको समाप्त करता हूं विषय को। इस प्रकार के भिन्न भिन्न कारणों से दोषों का परतंत्र दोष प्रकोप होता है और चिकित्सा में यदि दोषों का प्रकोप स्वतंत्र है या परतंत्र है ये ध्यान में नहीं आया तो चिकित्सा में गलती हो सकती है। इसीलिए वाग्भट कहता है तान लक्षयेत विकुर्वाणान प्रतिज्वरम, प्रत्येक व्याधि करने वाले दोषों का स्वातंत्र्य पारतंत्र्य कैसे होता है ये आपको देखना है और उन हेतुओं को बंद कर रहा है, तब जाकर व्याधि ठीक होगा। इस बात को पक्का ध्यान रखना है। अब पिछली बार एक प्रश्न आया था, बाद में आया था कि दोष प्रकोप स्वतंत्र परतंत्र कैसे देखना। अब यहां पर दोषों का स्वतंत्र परतंत्र प्रकोप हेतुओं के आधार पर निश्चित करना है। हेतु अपने खुद के हैं तो स्वतंत्र है और अपने खुद के नहीं है तो परतंत्र है। अब इसमें थोड़ा समय है, थोड़ा और आगे जाएंगे और फिर समाप्त करेंगे। अब कई बार क्या होता है, जैसे
ज्वर में है। ज्वर की संप्राप्ति वाग्भट की संप्राप्ति है मलाहा तत्र, ज्वराध्याय 8वां श्लोक है वाग्भट का। मलाहा तत्र स्वई स्वई दुष्टा प्रदूषण ही, दोष अपने अपने कारणों से दुष्ट है, यानी स्वतंत्र दोष प्रकोप है। अब ये स्वतंत्र कुपित दोष आमाशयम प्रविश्य, आमाशय में प्रविष्ट करते हैं, प्रवेश करते हैं, और इनके साथ आम दोषों का संपर्क आता है। आमाशयम प्रविश्य आमम अनुगम्य, अब ये दोष साम हो जाते हैं। अब यहां पर दोष प्रकोप स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है। आपको यहां पर आम प्रदोष, जब श्लेष्मा पित्त, इनकी चिकित्सा पहले करनी पड़ती है, इसलिए आप ज्वर में पहले पाचन देते हो, लंघन करते हो, उपवास देते हो, वमन करते हो, और जब निरामावस्था आती है तब आप शेष दोषों के पाचन के लिए तिक्त रस अथवा कटुरस अथवा मधुर प्रदान तिक्त रस आप देते हैं। पित्त में आप परपड़ादिक्वाद देते हैं, पित्त में अरगवदादि देते हैं, पंचकोल देते हैं, वात प्रदान में आप धनवायासकवाद देते हैं। यानी प्रथम चिकित्सा आप परतंत्र दोष प्रकोप की करते हैं और बाद में चिकित्सा स्वतंत्र व्याधि की, स्वतंत्र ज्वर की, यानी पित्त की, वायु की और श्लेष्मा की करते हैं। इस प्रकार व्याधियों में कई बार दोष प्रकोप स्वतंत्र भी हो सकता है और साथ में परतंत्र भी हो सकता है, दोनों साथ में घट सकता है। चिकित्सा में प्रारंभ आपको बलवान की चिकित्सा पहले करनी है। आम प्रदोष है तो चिकित्सा उसकी करनी है। यदि आम प्रदोष नहीं है, जैसे कामला में है, कामला में पित्त प्रकोप है, चिकित्सा आपको श्लेष्मा की करनी है पहले। श्वास व्याधि में यदि श्वास बलवान है तो पहले श्वास की चिकित्सा करनी है, फिर वायु की चिकित्सा करनी है। इस प्रकार आप निर्णय उहन करके, अपने स्तर पर निर्णय करके इस प्रकार चिकित्सा में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक रोगी में आपको यह देखना अनिवार्य है कि दोष प्रकोप स्वतंत्र है या परतंत्र है, स्वतंत्र है या परतंत्र है। यहां पर विषय की समाप्ति करता हूं।